Hello everyone, welcome to the class of Food Safety and Standards. I'm Pooja Balkishore from Department of Biotechnology of Bharati Group of College. In today's class, we are going to study about product design in food industry. यानी कि फूड इंडस्ट्री में किस तरह से प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है। अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ प्रोडक्ट डिज़ाइन। दूसरा है व्हाई इज़ प्रोडक्ट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट यूज़, यानी क्यों प्रोडक्ट डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड द लास्ट वन, स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रोडक्ट डिज़ाइन, यानी कि प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी नए प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि उस प्रोडक्ट को किसी कस्टमर को, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनके द्वारा सोल्ड किया जा सके। ठीक है, यानी ओवरऑल कह सकते हैं किसी भी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए कि वह कस्टमर की नीड्स क्या है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो क्रिएटिविटी की जाती है वो होता है वहाँ पर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। अब जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग होता है वो प्रोडक्ट के किन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाता है, ये मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब स्वरूप। आपके प्रोडक्ट का जो स्वरूप होगा वह किस तरीके का होगा, वह इस तरीके से होना चाहिए ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। दूसरा होता है मटेरियल। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में प्रोडक्ट को बनाने के लिए किन किन मटेरियल्स का यूज़ किया जाए, किस तरीके के मटेरियल्स का यूज़ किया जाए, यह सब भी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के अंतर्गत ही समझाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉलरेंस। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में प्रोडक्ट को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वह तरह तरह की जितनी भी ऑब्स्टिकल्स होती हैं, बैरियर्स होती हैं, उन सभी को टॉलरेंस कर सके। तो किसी भी नए प्रोडक्ट को बनाने से पहले वह किन किन चीज़ों के प्रति टॉलरेंस होना चाहिए, उसकी सहनशीलता होनी चाहिए, यह भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस, यानी कि प्रदर्शन। किसी भी पदार्थ का, किसी भी नए पदार्थ यानी प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस किस तरीके से होना चाहिए ताकि वह कस्टमर की जो नीड्स है वह पूरा कर सके और कस्टमर को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सके। यह भी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के अंतर्गत तैयार किया जाता है। उसके बाद आता है उसका स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का अर्थ होता है मानक, यानी किसी भी नए पदार्थ का जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, वो किस तरीके से होना चाहिए जिससे कि वह किसी भी कस्टमर को कोई नुकसान ना पहुंचाए, ना इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग की जाती है और उस डिज़ाइनिंग के बेस पर ही प्रोडक्ट को, किसी भी नए प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग होती है वह हमारे लक्ष्य, जो कस्टमर का ग्रुप होता है, उनकी जो नीड्स और प्रेफरेंस होती है, यानी उनकी जो आवश्यकता होती है, उनकी जो प्रेफरेंस होती है, उन्हीं के बेस पर ही किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है। यानी कहा जा सकता है कि किसी भी फूड इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट का डिज़ाइनिंग अकॉर्डिंग टू कस्टमर की नीड्स ही होता है, और यही एक फूड फैक्ट्री का बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे व्हाई इज़ प्रोडक्ट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट यूज़, यानी प्रोडक्ट डिज़ाइन की जो अवधारणा है उसका उपयोग क्यों किया गया है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन ही क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन लॉन्ग रन, यानी कि लंबे समय तक अधिकतम लाभ के लिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से डिज़ाइन करते हैं, उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं और वह बहुत ही अच्छा और कस्टमर की नीड्स को पूरा करने वाला होता है, तब वह लंबे समय तक मार्केट में रहेगा और उससे कंपनी को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपग्रेड डिज़ायर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसे जो डिज़ायर होती है, मतलब वांछित होती है, जो कस्टमर की नीड्स होती है, कस्टमर की प्रेफरेंस होती है, उसके बेस पर उस प्रोडक्ट को और कितना ज़्यादा उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, यह भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंश्योर मैन्युफैक्चरेबिलिटी, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को कितनी अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया है, कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से, कितने भी कह सकते हैं सूटेबल तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, यह भी प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंतर्गत प्लानिंग की जाती है।
अब नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की जो डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट होता है उसे प्रभावित करता है। तो इसमें सबसे पहले आता है कस्टमर रिक्वायरमेंट। किसी भी प्रोडक्ट के डिज़ाइन को तैयार करने के लिए सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कस्टमर को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। तो कस्टमर बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि प्रोडक्ट किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन फैसिलिटी। किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि किसी भी कंपनी के पास प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रेजेंट हैं। अगर पूरी फैसिलिटीज़ प्रेजेंट नहीं है तब वह प्रोडक्ट की जो डिज़ाइनिंग होती है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, वह ख़राब होगी और उससे आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर रॉ मटेरियल टू बी यूज। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, किस क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जा रहे हैं, वह भी प्रोडक्ट की जो डिज़ाइनिंग होती है उसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट टू प्राइस रेशियो, कि आपके जो प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस रेशियो है, जो प्राइस होना चाहिए वह कितना ज़्यादा या कितना कम है। अगर आपकी लागत ज़्यादा है और प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम है तो उससे आपको नुकसान होगा। या फिर आपकी लागत तो ठीक है लेकिन अगर आप प्राइस बहुत ज़्यादा रखते हैं जिससे वो कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है तो वो भी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। ठीक है, जिससे आपका प्रोडक्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा, वह यूजेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वालिटी पॉलिसी, यानी कि गुणवत्ता नीति। किसी भी प्रोडक्ट डिज़ाइन में इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा कस्टमर उसको क्या करेगा, परचेस करेगा। तो क्वालिटी पॉलिसी इसलिए तैयार की जाती है ताकि प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का तैयार हो और उससे कस्टमर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। नेक्स्ट आता है रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। सभी जानते हैं जब आप फूड खरीदने जाते हैं तो आप पर्टिकुलर कंपनी का नाम यूज़ करते हैं कि मुझे इस कंपनी का ये प्रोडक्ट चाहिए। तो कंपनी का रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर अच्छी कंपनी होगी, अच्छे रेपुटेशन वाली कंपनी होगी तो उसके प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिकेंगे, उसके प्रोडक्ट बहुत जल्दी सोल्ड हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है इफ़ेक्ट ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि जो पहले से मौजूद प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी इफ़ेक्ट पड़ता है आपके नए प्रोडक्ट पर। ठीक है। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया लेकिन उससे बेटर प्रोडक्ट अगर मार्केट में पहले से प्रेजेंट होता है तब उसका इफ़ेक्ट सीधा आपके नए बनाए हुए प्रोडक्ट डिज़ाइन पर पड़ेगा। यानी वह उसकी जो सोल्डिंग होगी, जो उसका बिक्री होगा, उसको वह कम कर सकता है। इस तरीके से ये सारे फैक्टर प्रोडक्ट डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, यानी कि प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले आता है इसमें आइडिया जनरेशन, दूसरा आता है प्रोडक्ट स्क्रीनिंग, तीसरा है प्रिलिमिनरी डिज़ाइन एंड टेस्ट मार्केटिंग, फोर्थ है फाइनल डिज़ाइन और लास्ट वन है कमर्शियलाइजेशन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आइडिया जनरेशन की। आइडिया जनरेशन का अर्थ होता है नए आइडियाज़ को उत्पन्न करना। तो जो कंपनीज़ होती हैं जैसे कि फूड कंपनीज़ हैं, तो फूड कंपनीज़ नए उत्पादों को बनाने के लिए अलग अलग बहुत सारे तकनीकों का यूज़ करती है, उसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ उत्पन्न करती है। ठीक है। तो जो इनकी मार्केटिंग टीम होती है यही इसके लिए क्या होते हैं, चार्ज रिस्पॉन्सिबल होते हैं नए आइडियाज़ डेवलपमेंट करने के लिए। इनके लिए जो मार्केटिंग टीम्स होती है वह मार्केट की पूरी स्टडी करते हैं, प्रोडक्ट किस टाइप का बनवाना चाहिए, किस टाइप से होना चाहिए, उसके लिए जितने भी आइडियाज़ हो सकते हैं वह सभी तैयार करने का कार्य मार्केटिंग टीम का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है नए क्रिएटिव आइडिया तैयार करने के लिए न केवल मार्केटिंग डिपार्टमेंट बल्कि उस कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट से हर कोई कोऑपरेट करता है नए नए आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए, नए प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद आइडिया जनरेशन जो होता है वह कि किस तरीके की आपको सामग्रियाँ चाहिए, कौन कौन सी सामग्रियाँ ज़रूरी होती हैं नए उत्पाद बनाने के लिए, आपके
मार्केट पे क्या असर हो रहा है, किस तरीके का असर हो रहा है, ग्राहकों की क्या आवश्यकताएं हैं, उन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करके ही नए आइडिया को जनरेट किया जाता है। आइडिया जनरेट करने के बाद अब नेक्स्ट आता है उस आइडिया की स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग का अर्थ होता है जांच करना, यानी कि उस आइडिया की पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करना, स्टडी करना, उसके बारे में सर्च करना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, पार्ट होता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की जो टेस्टिंग होती है, उस टेस्टिंग के आधार पर ही इस बात को डिसाइड किया जाता है कि उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए टाइम और मनी इन्वेस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, या फिर उस प्रोडक्ट को बनाने के जो प्रयास हैं उसे तुरंत ही पूरी तरीके से छोड़ दिया जाए। ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट का आपस में संगठित होकर हर एक पहलुओं पर जांच की जाती है। वह पहलू हो सकते हैं, उसके फाइनेंशियल हो सकता है, लीगल कंसिडरेशन हो सकता है, प्रोसेस हो सकती है, कौन कौन से इक्विपमेंट अवेलेबल है कि नहीं है, कंपनी के पास प्रॉपर परचेस पावर है कि नहीं है, आपके पास कितने इंग्रेडिएंट्स को एक्सेस कर सकते हैं आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आपका प्रोडक्ट मार्केट में क्या बदलाव ला सकता है, और आपकी प्रोडक्ट को लेकर के आपके जो कस्टमर्स हैं उनका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, वो किस कस्टमर की नीड्स को पूरा कर सकता है कि नहीं, इन सभी चीज़ों की स्क्रीनिंग की जाती है। किसी भी प्रोडक्ट की स्क्रीनिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है मार्केट को एग्ज़ामिन करना, यानी मार्केट की जांच करना, और दूसरी कस्टमर के ऊपर रिसर्च करना, कस्टमर के ऊपर टेस्ट करना कि वह जो उत्पाद बनाया जा रहा है वह कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, मार्केट में वह कितना ज़्यादा समय तक चल सकता है, मार्केट में कितना बदलाव ला सकता है। इन सभी चीज़ों की स्क्रीनिंग यानी जांच की जाती है। बिना उपभोक्ताओं के टेस्ट किए हुए कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को तैयार नहीं कर सकती है, क्योंकि जब तक कस्टमर की नीड्स के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होगा वह उस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और अगर कस्टमर की नीड्स को वो प्रोडक्ट पूरा नहीं कर रहा है तो कस्टमर उसे परचेस नहीं करेगा। इसलिए स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है थर्ड, प्रिलिमिनरी डिज़ाइन एंड टेस्ट मार्केटिंग। यानी अगर आपने स्क्रीनिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर ली है तो स्क्रीनिंग की प्रोसेस यानी कि आपने हर पहलू पे जांच कर ली है कि आप प्रोडक्ट बना सकते हैं और किस तरीके से बना सकते हैं, तब वहाँ पर प्रोडक्ट का एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है, यानी कि उसका फर्स्ट सैंपल तैयार किया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेवल पर ध्यान दिया जाता है कि प्रोडक्ट को किस तरीके से उसकी पैकेजिंग करनी है, उसमें लेबलिंग किस तरीके से की जानी चाहिए, और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें यूज़ करना है, और लास्ट में उस प्रोडक्ट का किस तरीके से हमें प्रमोशन यानी प्रचार करना होता है। तो इन सभी बातों का टेस्ट मार्केटिंग और प्रिलिमिनरी डिज़ाइन के अंतर्गत ध्यान रखा जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को लार्ज लेवल पर मतलब अत्यधिक लेवल पर मार्केट पे लॉन्च करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि वह कस्टमर को किस तरीके से सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं, यानी उत्पाद को लेकर के कस्टमर उसे पसंद कर रहा है कि ना पसंद कर रहा है, और किन बातों के कारण वह उसे ना पसंद कर रहा है, इन सभी को जानना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इससे पहले कि वह अपने उत्पाद को मार्केट में बड़े स्केल पर यानी बड़े पैमाने पर लॉन्च कर सके। ठीक है। इसलिए प्रिलिमिनरी डिज़ाइन और टेस्ट मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट आता है फाइनल डिज़ाइन, यानी कि अंतिम डिज़ाइन। जब आप अपने प्रोडक्ट की स्क्रीनिंग कर लेते हैं, यानी उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेते हैं, उसके बाद उसकी प्रिलिमिनरी डिज़ाइन और उसकी टेस्ट मार्केटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पे जो उसका रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट के बेसिस पर हम अपने उत्पाद का फाइनल डिज़ाइन वहाँ पर तैयार करते हैं, यानी कि उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके मतलब अपने रिज़ल्ट के आधार पर जो कमियां होंगी उन कमियों को दूर करके कस्टमर को और ज़्यादा सेटिस्फाई करने के लिए हम एक फ़ाइनल डिज़ाइन यहाँ पर तैयार करते हैं।
और इस फाइनल डिज़ाइन के बाद ही आपका प्रोडक्ट पूरी तरीके से तैयार होता है लार्ज स्केल पर कमर्शियलाइज करने के लिए। तो नेक्स्ट अब स्टेप आता है दैट इज़ कमर्शियलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यवसायीकरण। जब आपके पदार्थ यानी कि आपके जो प्रोडक्ट है उसका जो बाज़ार में आपने मार्केटिंग की थी, उस मार्केट का जो रिज़ल्ट है वह सक्सेसफुल आ जाता है, यानी कि आपका प्रोडक्ट आपके किसी भी मार्केट में सक्सेसफुल हो जा रहा है, यानी कस्टमर्स को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब वह प्रोडक्ट पूरी तरीके से रेडी हो जाता है कमर्शलाइजेशन के लिए, यानी कि उसे के व्यवसायीकरण के लिए वह पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना कमर्शियलाइजेशन यानी व्यवसायीकरण का एक अभिन्न अंग होता है। किसी भी प्रोडक्ट का जो कॉमन मार्केटिंग जो मेथड्स होते हैं, यानी किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद उसका प्रमोशन करने के जो कॉमन मेथड्स होते हैं, वो होता है नेशनल टेलीविज़न पर उसका एडवर्टाइजमेंट देना, इंटरनेट पर उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट देना, प्रोडक्ट के बारे में और कूपन्स वगैरह देना, किसी प्रोडक्ट के साथ उसे फ्री में देना। ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती है, रणनीतियाँ यूज़ की जाती है, जिससे कि जो नया प्रोडक्ट बनाया गया है उसको कमर्शियलाइज़ किया जा सके, यानी लार्ज स्केल पर उसके बारे में ग्राहकों को जानकारी दी जा सके। ठीक है, इस तरीके से कमर्शियलाइजेशन के द्वारा प्रोडक्ट को हाई लेवल पर उसको फैलाया जाता है, उसका प्रमोशन किया जाता है, जिससे हर कस्टमर उस तक पहुंच सके। इस प्रकार से प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के द्वारा एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है और कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग द वीडियो।